हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। तो लास्ट वीडियो की जो हमने मोटिवेशन की थी उसमें हमने पढ़े थे मोटिवेशन की मीनिंग पढ़ी थी, इंपॉर्टेंस पढ़ा था, नेचर पढ़ा था उसकी क्लासिकल थ्योरीज पढ़ी थी। 3 क्लासिकल थ्योरीज थी उनकी, ठीक है ना। तो अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जो मॉडर्न थ्योरीज हैं मोटिवेशन की, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। 6 मॉडर्न थ्योरीज हैं जो कि हम आज के वीडियो में कवर करेंगे मोटिवेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली थ्योरी है वो है मैकक्लेलैंड्स थ्योरी ऑफ नीड्स। तो ये जो है डेविड मैकक्लेलैंड्स और उनके जो एसोसिएट्स थे, उन्होंने ये थ्योरी डेवलप करी थी। इस थ्योरी में इन्होंने 3 तरह की नीड्स बताई थी, ठीक है ना। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर एंड नीड फॉर एफिलिएशन। तो इन्होंने 3 तरह की नीड्स बताई थी और उसके हिसाब से इन्होंने ये कहा था कि ये जो नीड्स होती है वो ही एम्प्लॉयज़ को जो है मोटिवेट करती हैं। तो ये नीड्स क्या है हम देखते हैं। जो नीड फॉर अचीवमेंट है उसका मतलब हुआ कि जैसे कि हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हम प्रमोट होना चाह रहे हैं या हम सक्सीड होना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो एक एम्प्लॉय जो है वो ये सारी चीज़ें चाहता है अपनी लाइफ से, अपने एम्प्लॉयर से या जहाँ वो काम करता है, ठीक है ना। तो इसकी बेसिकली जो है, जो हाई अचीवर्स होते हैं उनकी क्या डेफिनेशन होती है, बेसिकली 4 फीचर्स होते हैं उसमें कि ऑलवेज रेडी टू टेक रिस्क, प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, अकम्प्लिश द टास्क इजीली ऑन टाइम, प्री ऑक्यूपाइड द टास्क टिल इट्स कंप्लीटेड। तो इनका ये कहना है कि जो इस तरह की जो फीचर्स आपको अगर दिखती हैं किसी एम्प्लॉय में, तो वो जो है उसको अचीवमेंट की भूख है, कहीं ना कहीं नीड उसकी है अचीवमेंट की। तो उसको उस तरफ आपको मोटिवेट करना चाहिए, उस डायरेक्शन में आपको मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई हमारी पहली नीड, जो कि नीड फॉर अचीवमेंट है, ठीक है ना, एक्सेल करने की जो नीड है। फिर आती है नीड फॉर पावर। तो पावर से हम समझते हैं ताकत, अथॉरिटी, सुपीरियॉरिटी, या किसी को जो है रूल करना है या उसको जो है एक लीडर बनना है। तो इस तरह की जो नीड होती है जो कि आपको इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को कंट्रोल करने की या उनको लीड करने की, या एक तरह से कहीं ना कहीं एक पावर हो आपके पास कि आपके पास अथॉरिटी हो चीज़ों को करने की। तो इस तरह की जो नीड है वो नीड फॉर पावर है। और इसमें क्या होता है कि इट इज़ द नीड टू मैनिपुलेट अदर्स और द ड्राइव फॉर सुपीरियॉरिटी ओवर अदर्स। तो सुपीरियॉरिटी उसे चाहिए, ठीक है ना, उसे इन्फ्लुएंस करना है लोगों को, ठीक है ना। पीपल विथ हाई पावर नीड्स हैव अ ग्रेट कंसर्न फॉर एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। उसे कंट्रोल करना है, उसे एक लीडर बनना है, सुपीरियर बनना है। तो ये जो नीड होती है ये भी कई लोगों में आप जो है पा सकते हैं और उनको उस तरह से मोटिवेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है ना। तो एफिलिएशन बेसिकली रिलेट्स टू दी सोशल एक्सेप्टेंस और सोशल रिलेशंस। तो उनका क्या है, एक कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि मुझे जो है सोशली एक्सेप्ट किया जाए, सोशली जो है मतलब कि उनको पूछा जाए, उनको जो है एक्नॉलेज किया जाए, ठीक है ना। तो ये जो होती हैं ये आपकी होती है नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है ना। तो सोशल, तो इट इज़ a need for open and sociable interpersonal relationships. In other words, it is a desire for relationship based on cooperation and mutual understanding, ठीक है। तो वो ये चाहता है कि उसको
लोग जो है अंडरस्टैंड करें और उसको कोऑपरेट करें, उसको समझें और सोशली एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। एक कहीं ना कहीं उसके ग्रुप्स में उसको इन्वॉल्व किया जाए। तो इस तरह की जो सोशल नीड्स होती हैं हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जो सोशल नीड्स होती हैं उसे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ नीड फॉर एफिलिएशन। तो इस थ्योरी में बेसिकली ये कहा है कि हमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी 3 तरह की नीड्स होती हैं और इन 3 तरह की नीड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हमें इस हिसाब से ही इन नीड्स के बेसिस पे ही हमें जो भी मोटिवेशन हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है या मोटिवेट करना है, हमें इन 3 नीड्स के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी थ्योरी ऑफ नीड्स। और इसके बाद हमारी जो आती है वो आती है ERG थ्योरी, ठीक है ना। जो ERG थ्योरी है वो एल्डरफर ने दी थी और ERG मतलब होता है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा एक हमें डायग्राम देखने को मिलता है जिसमें कि ये जो है वो है मैस्लो की नीड हायरार्की, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नीड्स बनी थी ये इसी का बेसिस जो है वो मैस्लो की नीड हायरार्की है। और इसने कहा है कि जो एग्जिस्टेंस है वो आपके मैस्लो के 2 पहले लेवल्स हैं, ठीक है ना, जिसमें फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स आती हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पहले हम जो है अपनी फिजिकल नीड्स जो है वो फुलफिल करेंगे, जैसे कि हवा, पानी, शेल्टर वगैरह, और उसके बाद हमारी जो आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स वो हम इसमें पूरी करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एग्जिस्टेंस नीड्स हैं उसमें फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स आती हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि रिलेटेडनेस में कहीं ना कहीं आपका जो है सोशल नीड्स आती है। और इसने कहा है कि जो ये देखिए यहाँ पे है जो हाफ है, ये जो है 2 पार्ट में है, ये जो हाफ एस्टीम नीड्स हैं वो रिलेटेडनेस में आएंगी, जो और जो हाफ हैं वो ग्रोथ नीड्स में आती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ सोशल एंड एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स दैट इन्वॉल्व रिलेशनशिप विथ अदर पीपल। तो कहीं ना कहीं एक आपको सोशल एक्सेप्टेंस भी चाहिए, प्लस आपको कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट चाहिए टू एन एक्सटेंट इन रिलेटेडनेस नीड्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है ग्रोथ नीड्स। तो ग्रोथ नीड्स में क्या कहा गया है कि हमारी जो अदर हाफ हमारी जो एस्टीम नीड्स हैं और जो पूरी की पूरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं वो आती हैं हमारी ग्रोथ नीड्स में। कि जो इंसान जो है उसको ग्रो करना है तो उसको एक सक्सेस चाहिए, सक्सेसफुल उसका जो है एक लाइफ होनी चाहिए, और उसको कहीं ना कहीं एक रिनाउंड उसको जो है एक फीलिंग आनी चाहिए, और एक फीलिंग ये आनी चाहिए कि उसको एक यूनिकनेस की एक कहीं ना कहीं उसको अनुभूति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको जो है समझाया गया है कि जो ERG थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं जो बेस है इसका वो मैस्लो की नीड हायरार्की है, और उसे इस तरह 3 तरह की नीड्स में बांट दिया गया है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने जो मैस्लो का था वही जो है चिपका दिया है और 3 तरह की नीड्स इसको दे दी हैं, जिसमें फर्स्ट में आता है फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड में जो रिलेटेड नीड्स आती हैं उसमें आता है थर्ड एंड फोर्थ का आता है, तो 3 प्लस 0.5 आपका आता है। फिर आपके बाद जो है अपना 4.5 और जो है 5 आता है आपका ग्रोथ नीड्स में, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं बेटर वे में, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी एल्फर्डस ERG थ्योरी। फिर आता है नेक्स्ट थ्योरी हमारी है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो विक्टर व्रूम जो कि येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में 1964 में ये इन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में आपका ये कहा गया है कि मोटिवेशन, एक फॉर्मूला दिया गया है कि मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू इंस्ट्रूमेंटैलिटी इनटू बैलेंस। इन तीनों को हम कैसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है इंसान का एफर्ट, इंस्ट्रूमेंटैलिटी होता है उसका परफॉर्मेंस,
क्या होगा, और वैलेंस होता है रिवॉर्ड। ठीक है, तो इन तीनों का क्या रिलेशन है थोड़ा सा हम और डिटेल में हम समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि क्या इसका जो है, क्या इसका व्हाट दे बिलीव, क्या बिलीव करते थे ये, कि दैट एफर्ट विल लीड टू अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है ना, जो एफर्ट है उसका जो है आपको कहीं ना कहीं अप्रेजल मिलेगा और कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस जो है आपका बेटर होगा। ठीक है, फिर दैट अ गुड अप्रेजल विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशन रिवॉर्ड्स। ठीक है, फिर आप अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। फिर है द रिवॉर्ड विल सेटिस्फाई द एम्प्लॉइज। तो सीधी सी बात है, आप एफर्ट करोगे जिससे कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और जिससे कि आपको क्या होगा, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक सिंपल सी उन्होंने एक फिलॉसफी बनाई कि लोग जो है एफर्ट करते हैं, एफर्ट से जो है उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से उनको जो है रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जिसकी वजह से लोग मोटिवेट होते हैं। सिंपल। ठीक है, तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मस्ट फोकस ऑन 3 थिंग्स: एफर्ट, परफॉर्मेंस and outcomes. In order to motivate to act or perform their job, employees must perceive that their efforts are likely to lead to good performance. In other words, efforts has to be instrumental to good performance. Second, people must expect that their performance is clearly linked to their outcomes. And finally, they have to value the outcomes that outcome they obtained when they perform. ठीक है ना, तो ये एक पूरा एक जो है उन्होंने एक रिलेशनशिप बनाया है एफर्ट, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड में, जिसको इन्होंने एक्सपेक्टेंसी, इंस्ट्रूमेंटालिटी और वैलेंस के नाम से दिया है। ठीक है ना, तो भारी भारी वर्ड्स हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने इसीलिए आपको जो है इजी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है। एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है इंसान का एफर्ट, वो क्या एफर्ट करता है, परफॉर्मेंस को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटालिटी, और रिवॉर्ड जो मिलता है उसको कहते हैं वैलेंस। ठीक है ना, इन तीनों को हम मिलाते हैं तो बनता है मोटिवेशन। ये तीनों अगर एज पर द प्रेस्क्राइब फॉर्मूला अगर बैठता है सही, तो लोग जो है अच्छा वो फील करेंगे और उनको वो बेटर परफॉर्म भी करेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, तो ये था व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। अब हमारी अगली थ्योरी आती है इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं आपको नाम से समझ में आ गया होगा, इक्वालिटी की बात करती है। ठीक है ना, फेयर की बात करती है कि ठीक है, तो जनरली इसकी थ्योरी क्या कहती है कि कहीं ना कहीं इंसान अपने आप को कंपेयर करता है। ठीक है ना, किसी न किसी से वो कंपेयर करता है और उससे एक वो अपना कंपैरिजन करता है और उसमें देखता है कि क्या उसको भी वही चीज़ें मिल रही हैं जो मुझे मिल रही हैं, और वो कंपैरिजन करके वो कोशिश करता है ये जानने की कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ उसका मुझे सही रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये पूरा क्रक्स है इस थ्योरी का कि इंसान किसी न किसी से, जो एम्प्लॉई है वो अपने आप को कंपेयर करता है और कंपैरिजन करके ये चेक करता है कि उसके जो एफर्ट्स हैं वो सही तरह से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो अगर उसका जो रिवॉर्ड है वो एज पर द उसके हिसाब से अगर वो सही मिल रहा है तो वो सेटिस्फाई रहता है, नहीं मिल रहा है तो वो डिससेटिस्फाई रहता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए क्या गया है, कहा गया है कि द थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन अ पर्सन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू हिज कोवर्कर्स एंड फाइंड द रिजल्ट टू बी फेयर, ही विल बी मोर मोटिवेटेड। ठीक है ना, मोटिवेटेड मतलब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और उससे मोटिवेट रहेगा। ठीक है, मुझे जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उसका मुझे जो है सही पे मिल रहा है या सही रिवॉर्ड मिल रहा है। फिर ऑन द अदर हैंड ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू हिज कोवर्कर एंड द फाइंड्स द रिजल्ट इज अनइक्वल और अनफेयर, ही विल बी लेस मोटिवेटेड। तो वो क्या होगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो यही है, इसमें ये बोला गया है कि ये जो कंपैरिजन होता है वो थोड़ा
वो किसी से भी कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको जो है 4 तरह के रेफरेंस ग्रुप में बांटा गया है। तो रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप इज अ सिलेक्शन ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल रिलेट्स टू और यूजर्स व्हेन कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन। तो क्या है कि एक इंसान किससे अपने आप का कंपैरिजन कर रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो 4 तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं। तो कैसा हो सकता है? पहला तो है सेल्फ इनसाइड। सेल्फ इनसाइड मतलब एन एम्प्लॉयज एक्सपीरियंसेस इन अ डिफरेंट पोजीशन इनसाइड द एम्प्लॉयज करंट ऑर्गेनाइजेशन। जो करंट ऑर्गेनाइजेशन में वो था उससे वो खुद से ही कंपैरिजन कर सकता है कि मैं जो पहले क्या मुझे मिलता था और अब मुझे क्या मिलता है, ठीक है ना। डिफरेंट पोजीशंस में उसको क्या कंपैरिजन है, तो वो उसका एज अ रेफरेंस वो लेता है, अपने खुद से ही वो रेफर करता है कि मुझे पहले क्या मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है। मैं पहले कम काम करता था तो मुझे क्या ज़्यादा पैसे मिलते थे, अब कम मिल रहे हैं, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो है वो रेफरेंस अपने आप से करता है। फिर है सेल्फ आउटसाइड। तो सेल्फ आउटसाइड का मतलब होता है कि एन एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस इन अ सिचुएशन और पोजीशन आउटसाइड द एम्प्लॉयज करंट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने हो सकता है कि पहले कहीं और काम किया हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हो, तो वो अपने आप को कंपेयर करता है कि वहाँ मैं क्या करता था और यहाँ मैं क्या करता हूँ, और वहाँ मुझे कितना मिलता था और यहाँ मैं क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। तो वो एक कंपैरिजन जो है अपने आप से तो करता है, लेकिन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उसने काम किया होगा पहले, तो उससे वो अपने आप को कंपेयर करता है, ठीक है। फिर थर्ड आता है आपका अदर इनसाइड। इसका मतलब है अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इनसाइड द एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। तो अपने ही सहपाठियों से या सहकर्मियों से वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके कोवर्कर हो सकते हैं, उनके साथ जो सेम पोजीशन में काम कर रहे हैं, उनसे वो अपने आप को कंपेयर करता है कि मुझे क्या सही जो है रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। वो एक हो सकता है रेफरेंस। और जो अदर आउटसाइड है वो ये है कि अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आउटसाइड दी एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई बाहर जो है व्यक्ति है जो सेम पोजीशन पे है या सेम काम कर रहा है, उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है और क्या एटमॉस्फेयर मिलता है, वो उसको कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के आपके जो है रेफरेंस ग्रुप है, वो जिससे वो कंपेयर करता है, जिस तरह से वो कंपेयर करता है, ठीक है ना। तो अब जो है कंपैरिजन तो वो करता है, बट वो कंपैरिजन जो है उसकी सिचुएशन क्या हो सकती है, उसकी 3 सिचुएशन हो सकती है, ठीक है ना। तो पहले ये थोड़ा देखते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट होता है कि जो एफर्ट आप डालते हो, जो टाइम आप लगाते हो, जो आपका एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, आइडिया है। फिर आउटकम होता है आपका पे, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी। तो ये जो है एक कहीं ना कहीं इसका एक डेफिनेशन दिया है कि इनपुट क्या है और आउटकम क्या है, ठीक है। तो जनरली जो है 3 तरह की सिचुएशन पैदा होती है, ठीक है ना, अगर वो कंपैरिजन करता है। तो पहला तो सिचुएशन होती है जो ओवरपेड इन इक्वालिटी है। ओवरपेड मतलब कि जो उसने कंपेयर किया किसी से, तो उसको ये लगा कि यार मुझे ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मैंने जो कंपैरिजन किया किसी से, तो मुझे जो ज़्यादा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको क्या है, उसको ये लगता है कि यार हो सकता है मुझे जो है, मैं जितना काम कर रहा हूँ उसका मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो मे बी शायद मैं कम काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ही विल फील गिल्टी, ठीक है। तो ओवरपेड अगर इनइक्विटी है तो वो जो है गिल्टी फील करता है, ठीक है। फिर अगर अंडरपेड इनइक्विटी है तो क्या होता है कि उसको ये पता चलता है कि मैंने काम तो उतना ही किया है लेकिन मुझे कम पैसे मिल रहे हैं या कम रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है ना। उसका आउटकम जो है वो कम है, ठीक है ना। इनपुट मेरा क्या है, इनपुट सेम है बट मेरा आउटकम जो है कम है, ठीक है ना। तो इनपुट सेम है, आउटकम कम है, इसका मतलब है कि मुझे जो है सही तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा। कहीं ना कहीं उसका जो है एक डिमोटिवेशन, डिससैटिस्फैक्शन जो है पैदा होता है, ठीक है ना। तो द पर्सन एक्सपीरियंस डिसोनेंस, ठीक है ना। वो सोचने लगता है कि यार क्या मैंने सही में कर रहा हूँ या सही तरीके से मुझे ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं। फिर थर्ड जो होती है वो इक्विटी होती है।
इसका मतलब जो उससे जो कंपैरिजन करता है उससे बहुत डिफरेंस नहीं आता है, उससे बराबर आता है कि मुझे जो पैसा मिल रहा है या मुझे जो आउटकम मिल रहा है, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ वो आउटकम सेम है, ठीक है ना। तो ये जो है एक परफेक्ट सिचुएशन होती है, इसमें बंदा जो है मोटिवेटेड रहता है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें जो है डिससेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो अल्टीमेटली आप जो है इक्विटी अचीव करना चाहते हो कहीं भी, ठीक है ना, लोगों को क्योंकि ये दोनों ही सिचुएशन जो है ख़राब है, क्योंकि इसमें जो है बंदा गिल्टी फील करेगा और इसमें जो है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखना है अगर एम्प्लॉयज़ को, तो ये ध्यान में रखना होगा कि एक इक्विटी की पोजीशन हो कि उसको ये ना लगे कि उसके जो रिवॉर्ड्स हैं या उसके जो आउटकम है वो इनपुट से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो देयर शुड बी अ इक्वल पोजीशन ऑफ इनपुट एंड आउटकम, ठीक है ना। जो काम करे उसका सही पैसा उसको मिलता रहे या सही रिवॉर्ड मिलता रहे। तो ये थी इक्विटी थ्योरी। अब हमारी जो आज की नेक्स्ट थ्योरी है वो है गोल सेटिंग थ्योरी। अब गोल सेटिंग थ्योरी जो है वो ये कहती है कि लोगों को चैलेंजिंग और टेस्टिंग, उसके कैलिबर को टेस्ट करने वाले जो है आप टास्क दीजिए, ताकि वो जो है एक कहीं ना कहीं एक वो बेटर परफॉर्म करने के लिए जो है कहीं ना कहीं अग्रसर हो, अग्रेसिव हो और वो मोटिवेटेड रहें। तो इनका ये कहना था कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, अच्छा ये दी है एडविन लॉकिन ने, ठीक है ना, तो 1960s में, ठीक है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट गोल सेटिंग इज एसेंशियली लिंक्ड टू टास्क परफॉर्मेंस। तो गोल आप अगर अच्छा सेट करोगे तो वो जो है टास्क परफॉर्मेंस से आपका जो है लिंक होता है। तो इट स्टेट्स दैट स्पेसिफिक एंड चैलेंजिंग गोल्स along with appropriate feedback contribute to higher and better task performance। तो इनका मतलब ये है कि जो आपको मोटिवेट आप रखना चाह रहे हो और या लोगों को जो है अच्छा काम करने के लिए आप जो है इनकरेज करना चाह रहे हो, तो आप अपने गोल्स को अच्छी तरह से आप जो है सेट करो और एक चैलेंजिंग गोल्स हो और अच्छे गोल्स हो, ताकि जो है आपके जो टास्क परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल के आए और लोग जो हैं उसको करने के लिए उनको जो है एक एनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है ना। तो इसमें अब जो है इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इसके गोल सेटिंग थ्योरी के वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। द विलिंगनेस टू वर्क टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल इज मेन सोर्स ऑफ जॉब मोटिवेशन। इनका ये कहना है कि जो गोल कंप्लीशन के लिए इनका जो विलिंगनेस टू वर्क है वो ही जॉब मोटिवेशन को जो है वो पैदा करता है, ठीक है ना। वो अराइज बिकॉज ऑफ द विलिंगनेस टू वर्क टूवर्ड्स द गोल। तो कोई भी चीज़ आपको पानी है, उस चीज़ के लिए आप जो है मोटिवेट रहते हो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो दे आर मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द गोल, ठीक है। स्पेसिफिक एंड क्लियर गोल्स लीड टू ग्रेटर आउटपुट्स एंड बेटर परफॉर्मेंसेस। इनका कहना है कि जो गोल्स हैं दे शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियर, ठीक है ना, जिससे कि यू कैन मेजर परफॉर्मेंस, एक तो मेजर कर सको आप और बेटर जो आपके आउटपुट हों वो अच्छे हों, ठीक है। अनएम्बिगुअस मेजरेबल एंड क्लियर गोल accompanied by a deadline for completion avoids मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि जो मेजरेबल, जो अनएम्बिगुअस होते हैं, जो मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इस तरह से, या उसमें कोई डेडलाइन है तो वो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं आपको जो है एक परफॉर्मेंस करने के लिए एक इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि गोल्स जो है हमने कहीं पहले पढ़ा था कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए। जो कॉन्टेक्स्ट है गोल का, आप कहीं पढ़ोगे तो इसमें लिखते हैं कि स्मार्ट गोल होना चाहिए आपका। स्मार्ट का होता है मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, ठीक है ना। तो गोल जो होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए ताकि उसको जो है आप मेजर कर पाओ, उसको जो है लोग समझ भी पाएँ अच्छे से कि मुझे यार ये अचीव करना है। तो आई वुड गो फॉर द
गोल और मैं अचीव करूँगा, ठीक है ना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अचीव करूँगा। तो ये जो है इन्फ्लुएंस करता है लोगों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए। फिर गोल्स शुड बी रियलिस्टिक एंड चैलेंजिंग, जैसे मैंने कहा कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए और चैलेंजिंग होना चाहिए, क्योंकि रियलिस्टिक का मतलब होता है कि जो एक्चुअल में अचीव हो पाए, ठीक है ना। आप ऐसा कोई गोल सेट कर दो कि जो रियलिस्टिक ही नहीं है, ठीक है ना, कि मैं कह दूं कि यार चांद तोड़ के लाना है, तो दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, ठीक है ना। तो रियलिस्टिक होना चाहिए और चैलेंजिंग भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं एक चैलेंज का होना चाहिए यार कि मेरे को करना है, और ये उनको एक प्राइड की अनुभूति होनी चाहिए कि आई विल डू दिस, ठीक है ना। दिस गिव्स एन इंडिविजुअल अ फीलिंग ऑफ प्राइड एंड ट्रायम्फ व्हेन ही अटेन्स देम, ठीक है ना। जब वो पूरा करता है तो उनको एक फीलिंग ऑफ प्राइड, तो एक तरह से कंपटीशन हो गया, ठीक है ना। चैलेंज आप दे रहे हो किसी को और कहीं ना कहीं एक कंपटीशन वो कर रहा है लोगों से, तो इस तरह की जो एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो आप, कहीं ना कहीं लोग मोटिवेटेड रहते हैं और वो अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को, ठीक है। फिर बेटर एंड अप्रोप्रिएट फीडबैक, है ना, ऑफ रिजल्ट्स डायरेक्ट द एम्प्लॉय बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूट्स टू हायर परफॉर्मेंस देन एब्सेंस ऑफ फीडबैक, ठीक है ना। फीडबैक इज मीन्स ऑफ गेनिंग रेपुटेशन, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो फीडबैक से क्या होता है, आपको समझ में आता है कि क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा हम और कर सकते हैं, क्या हमें और करना चाहिए, ठीक है ना। तो फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। फिर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन गोल इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल, तो ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन जो है ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि वो चूज़ कर सकता है कि वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, कि ज़रूरी नहीं है कि सभी इसमें इन्वॉल्व होना चाहें, ठीक है। तो इट गिव्स यू अ चॉइस, ठीक है ना, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ सेटिंग गोल हाउएवर मेक्स गोल मोर एक्सेप्टेबल एंड लीड टू मोर इन्वॉल्वमेंट, तो इन्वॉल्व लोग जो है ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना, और लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि आपके जो है वो भी कुछ कहीं ना कहीं एक जो उनकी नीड होती है, जो हमने पढ़ा था कि जो एस्टीम नीड होती है उनको लोग अचीव करना चाहते हैं कुछ, तो दिस गोल सेटिंग थ्योरी विल सेटिस्फाई दी एस्टीम नीड्स, जो हमने मैस्लो में पढ़ा था कि एस्टीम नीड्स होती हैं, लोग अचीव, जो सेंस ऑफ प्राइड और उस तरह की चीज़ें, पैशन होता है उनका, तो वो जो है ये सेटिस्फाई करती है, और इसलिए लोग जो है इसको मानते हैं कि गोल सेटिंग थ्योरी will give them a right kind of motivation to go further, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है। अब हमारी आज की लास्ट थ्योरी है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज वेरी सिंपल, दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, ठीक है ना, जो कि पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो दिया था हमारे को, ये दिया था B.F. स्किनर ने, ठीक है ना, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इट स्टेट्स दैट इंडिविजुअल बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट इज individual's behavior with positive consequences tends to be repeated, but individual's behavior with negative consequences tends not to be repeated। मतलब कि आप जो है, अगर आपको कोई चीज़ आपने करी और उसका जो है आपको अच्छा रिजल्ट मिला, तो आप जो है उसको बार बार करोगे, और जिस चीज़ का आपको जो है नेगेटिव आपको जो है कोई चीज़ मिली, तो उसको आप रिपीट नहीं करोगे, उसको आप जो है बार बार नहीं करोगे, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज गिविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स व्हेन एन इंडिविजुअल शोज पॉजिटिव एंड रिक्वायर्ड बिहेवियर, जैसे कि इमीडिएटली प्रेजिंग एन एम्प्लॉय फॉर कमिंग अर्ली फॉर द जॉब। तो कोई उसने अच्छी चीज़ करी तो आपने तुरंत उसको प्रेज किया, ठीक है ना, ये पॉजिटिव आपने उसको रीइंफोर्स किया, ठीक है ना, पॉजिटिव, क्योंकि आपने जो है उसको मोटिवेट किया या आपने उसको प्रेज किया, तो उसे ये लगा कि दिस इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, तो वो शायद बार बार वो चीज़ करेगा ताकि उसको जो है एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो हर बार, ठीक है ना। फिर नेगेटिव क्या है, दिस इम्प्लाइज रिगार्डिंग एन एम्प्लॉय बाय रिमूविंग नेगेटिव और अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेज, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग डिजायरेबल और रिक्वायर्ड बिहेवियर।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लोगों ने जो है उनके जो है वो लेट आया, ठीक है ना, अर्ली आया तो उसको जो है हमने प्रेज किया, लेट आया तो हमने उसकी जो है तनख्वाह काट ली। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा। तो वो चीज़ जो है उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करी तो वो उसको दोहराएगा नहीं। तो इस तरह का जो रीइंफोर्समेंट है उसको नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब आप ये करते हो कि उसको प्रेज करते हो, उसको अच्छी चीज़ करता है तो आप उसको जो है मोटिवेट करते हो, ठीक है ना, अवार्ड करते हो, रिवॉर्ड करते हो, तो वो जो है वो मोटिवेट होता है कि मैं ये चीज़ बार बार करूं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि जो चीज़ वो कर रहा है उसके लिए आपने उसको पनिशमेंट किया, उसको जो है मतलब कि उसको कहीं ना कहीं एक फील कराया कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है, तो वो चीज़ उसको जो है एलिमिनेट करेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप जो है उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये थे हमारे मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो यहीं पे मोटिवेशन हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।